वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ विकास, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग इस समय ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लगभग 4 लेक्चर हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज थोड़ा आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो अब रिकैप कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसी में, है ना, तो उसमें ऐसे 3 स्टेप था। कौन कौन सा? अरे प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये मान सकते हैं हम लोग। और उसके बाद ये होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो गैमीट की फॉर्मेशन थी उसको हम लोग समझ रहे थे। तो इसमें ये बात पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ, मतलब गैमीट जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, ये बात पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में जैसे कि गैमिट फॉर्म हुआ तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अलग अलग बॉडी में अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट क्या बोला गया था? मेन गैमिटोजेनेसिस, है ना। उसके कितने पार्ट थे? 2 पार्ट। एक मेल गैमिटोजेनेसिस जिसको हम लोग बोला गया था स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या था? फीमेल, जिसको हम लोग बोले थे oogenesis, है ना। तो ये दोनों बात हम लोग उसमें पढ़े थे। और उसके बाद कुछ इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जिसके अंदर होते हैं उसको पढ़े थे। अब फिर उसके बाद जो गैमिटोजेनेसिस के प्रोसेस से जो बना गैमीट, है ना, जो गैमीट बना था उसको पढ़े थे। गैमीट क्या बना था? अगर हम लोग उसमें बात करेंगे मेल में तो क्या बना था? मेल का गैमीट क्या बना था? स्पर्म, है ना। और इस फीमेल गैमीट क्या बना? फीमेल, ये क्या था? मेल का। और फीमेल गैमीट क्या बोलते हैं? ओवम। ओवम यानी फीमेल का गैमीट। ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग पढ़े। अब इसके बाद जो ये स्पर्म था, एक बात, स्पर्म जो था, ये स्पर्म को हम लोग एक दूसरा वर्ड से यूज करते थे, सीमेन नाम से। याद है सीमेन का? हाँ, इसमें क्या हुआ करता था कि इसमें होता था स्पर्म प्लस, हाँ, ये सेमिनल प्लाज्मा, है ना। ये सेमिनल वेजाइकल से बनता था। इसका जानते हैं रेशियो जो होता है ना, इसका रेशियो ऐसा आता है 40% स्पर्म होता था और 60% सेमिनल प्लाज्मा होता था। और इस सेमिनल प्लाज्मा में एक कंटेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज। और ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। बात समझ आ गई? क्या करता था? न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, हाँ, कि ये मूव कर सके और ये सारे स्पर्म की डेथ ना हो जाए, क्योंकि अकेले आएंगे तो इसकी डेथ हो सकती है। बात समझ आ रही थी? और स्पर्म का फॉर्मेशन लगभग ये 120 मिलियन स्पर्म पर डे हो रहा था, है ना। इजाकुलेशन की बात करेंगे तो एक इजाकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट हो रहा था, है ना। अब ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े थे। और ये तो मेल की बात थी। फीमेल में बात करें तो फीमेल का बोला गया था oogenesis, है ना। इसमें क्या हुआ था? oogenesis में क्या फॉर्मेशन हो रहा था? ओवम। और ये कहाँ हो रहा था? ओवरी में, है ना। इसके भी हम लोग प्रोसेस पढ़े थे। अब थोड़ा सा अंतर ये समझना कि जो ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है ये 28 दिन में केवल एक ही मैच्योर होता है ना। और स्पर्म में तो देखिए एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म बनता था। इसमें क्या होगा? एक दिन में एक बार, है ना। एक तो ये था। और एक अंतर ये भी था, अगर हम लोग देखेंगे तो अगर जो ये oogenesis है उसमें से जो oogoनियम था, इस oogoनियम से ये प्राइमरी oogoनियम बना, मान लीजिए, और एक छोटा सा पोलर बॉडी बन गया था। तो यानी एक ही बना, फिर इससे बना तो इसमें भी एक पोलर बॉडी बन गया,
और एक ये बन गया, यानी एक से एक ही बन रहा है, एक डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। लेकिन अगर ये तो फीमेल की बात हो गई है, और अगर हम लोग मेल की बात किए थे तो मेल में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे ये दो पहले सेकेंडरी, मतलब इस स्पर्मेटोगोनिया से ये दो बन गया, फिर इससे क्या बन गया, इससे दो बन गए। यानी अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म का फंक्शन कर रहा था। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये देखने को, है ना। पहले तो ये 4 बना रहे हैं, वैसे भी ज़्यादा है, 120 मिलियन स्पर्म है, और उसमें से जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, 1 से 4, है ना। अब जब यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मियोसिस, है ना, यही तो हो रहा था। अब एक बार होगा मियोसिस फर्स्ट, यहाँ होगा मियोसिस सेकेंड, ऐसे यहाँ पे भी हो रहा था, ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब इसमें अंतर ये था, एक दूसरा अंतर, कि ये प्यूबर्टी के एज के पहले अर्थात एम्ब्रियोनिक समय स्टार्ट हो जाता है, जब बेबी गर्ल जो फीटस कंडीशन रहता है, एम्ब्रियो कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस स्टार्ट होता है और हमें चलता रहता है। ये सारे कुछ डिफरेंस थे, है ना। तो ये हम लोग पूरा जानकारी पढ़ लेते, और उसमें हमको मिला था ग्रेफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकन्स, ये सब बात हमें आई थी ना। प्राइमरी फॉलिकल पहले बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, जिसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल बोलेंगे। उसके बाद वो कंटिन्यू क्या चल के अगर कार्पस ल्यूटियम बनेगा, वो डिनेट हो जाएगा और वो उसका वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इतना हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला ये था, रिकैप किए, इतना पढ़े थे। और हम लोग जो गैमीट का स्ट्रक्चर था मेल का, वो भी पढ़ लिया था स्पर्म का। हम लोग आगे आज पढ़ेंगे फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे आज, फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर। अब वो फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर, अगर फीमेल गैमीट होता क्या है, ओवम, है ना। तो हम लोग आज इस ओवम को पढ़ेंगे कि ओवम कैसे बने होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, और फर्टाइजेशन के समय कैसे हेल्प करते हैं। बात समझ रही। चलिए हम लोग अब बात करते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये एक ओवम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कहिए, या इसको एग बोल सकते हैं। और ये देखिए एग जो होते हैं ना, ये 2 टाइप को कह सकते हैं इसको हम लोग। अभी ये एग फर्टिलाइज्ड नहीं है, है ना। अभी ये एग जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो इस, या तो इसको हम लोग अनफर्टिलाइज्ड एग कहें, या ओवम कहें, या इसको ये भी बोल सकते हैं, ये सीधा सीधा क्या है, फीमेल गैमीट, है ना। ये क्या है, फीमेल गैमीट। तो ये बात है। अब देखिए ये कैसे होते हैं हम लोग, ये देखिए एक ऐसे बॉल का लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ से निकला है, ग्रेफियन फॉलिकल से मैच्योर होकर ये बाहर निकल गया है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं ना, ये बाहर की लेयर से चलते हैं अंदर की ओर। तो देखिए यहाँ पे इनमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे वाले। ये जो हम बना रहे हैं रेड कलर की, मान लीजिए ये पूरा हर जगह पे है, और इसमें बीच बीच में ऐसे वाइट कलर जो कर दें, एक ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे। इसका काम ये हो सकता है कि हम लोग जो ये रेड कलर की वो है, इसको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो मतलब जो ये रेड कलर की, इसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल, है ना। और ये बीच में एक सीमेंट की तरह हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब ये ऐसे छल्ले लगे स्ट्रक्चर मान लीजिए है, इसको कौन चिपकाया हुआ है, हाइलुरोनिक एसिड। और ये ऐसे मिल के क्या पूरा एक बन गया, एक पूरा बाहर का इसका लेयर बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, और ये सबसे आउटर की लेयर है। बात समझ आ गई। इसमें क्या क्या है, ग्रैनुलोसा सेल, और इसको जोड़ने वाला कौन है, हाइलुरोनिक एसिड। और ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये ग्रैनुलोसा सेल को जोड़ के रखा है, और ये दोनों मिला के जो लेयर बनेगा, जो वाल बनेगा, उसको बोला जाएगा कोरोना रेडिएटा। बात समझ आ गई। अब देखिए इसके नीचे एक लेयर है, इसके नीचे की जो लेयर दिखाई दे रही है ये वाली, ये ऐसे ऐसे ना, ये पूरा इस वाली लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, है ना। ये सेकंड है, ऐसे बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। इसका 2 नाम है, या तो इसको जोना पेल्यूसिडा बोलिए, या इसको विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलिए। पहली लेयर क्या थी, कोरोना रेडिएटा, जो उसमें क्या क्या थे, ग्रैनुलोसा और हाइलुरोनिक एसिड। और सेकंड वाली लेयर क्या बोलते हैं,
जोना पेलुसिडा या विटिलाइन मेम्ब्रेन। पास में आ गई। अब इस विटिलाइन मेम्ब्रेन में ऐसे बीच में ये पाए जाते हैं, ये ऐसे रिसेप्टर, ये दिखाई दे रहा है, इस विटिलाइन मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा रिसेप्टर। अब देखिए, इसके बाद ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है और ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग ऊलेमा या नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऊलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये हो गई तीसरी लेयर। और देखिए, इसके ऊलेमा के और ये विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस, है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके अंदर ऊलेमा के अंदर ये कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को ही बोलते हैं ऊप्लाज्मा, है ना, या ऊप्लाज्मा या उप्लाज्मा, इसके अंदर भरा हुआ होता है। और यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, एक्चुअली ये न्यूक्लियस क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte। ये कहाँ से बना था? ये पूरा जो ओवम बना है, ये सेकेंडरी oocyte तो आगे पूरा ओवम बना है। तो ये प्रकार सेकेंडरी oocyte का एक प्रकार का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये प्रकार हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है। अब यही तो मेन फीमेल का गैमेट बनेगा, ये डिवाइड होगा। अभी ये कंडीशन, अभी इसमें देखिए, जब ये स्पर्म आएगा तब इसमें दोबारा मियोसिस होगी। हमने वहाँ पढ़े थे ना कि oogenesis में एक मियोसिस होता है स्पर्म के आने के पहले, जब बनता है प्राइमरी से सेकेंडरी, और जब सेकेंडरी से दूसरा डिवीजन होता है मियोसिस, तब ये बनता है, तब यहाँ पे होगा मियोसिस। ये होता है स्पर्म कंडीशन के बाद। एक्चुअली इसको जब इसमें स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो ये इसमें होगा मियोसिस और मियोसिस होके एक ये छोटा बन जाएगा पोलर बॉडी, और ये एक बड़ा बन जाएगा। इसको एक्चुअली ऊटिड बोलते हैं, ऊटिड, है ना। हमारे एनसीईआरटी कहती है इसको क्या बोलते हैं, ऊटिड, इस न्यूक्लियस को। बस समझ आ गई। तो ये स्ट्रक्चर होगा ओवम का, यानी फीमेल के गैमेट का। अब देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रैनुलोसा सेल की को चिपका के रखी हैं हाइलुरोनिक एसिड है, इसका काम ये होता है कि जब स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म इसके पास आ जाएगा, और स्पर्म के एक्रोसोम रीजन, जो ऊपर सबसे रीजन होता है हेड के ऊपर, है ना, वहाँ से एक केमिकल रिलीज होगा, उसका नाम है स्पर्म लाइसिन। अच्छा, ये लाइसिन वर्ड जो है ना, ये कॉमन होता है। अगर लाइसिन कहीं है तो मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, डिजॉल्व करना, है ना। तो ये स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम आएगा, और इसकी जो ये हाइलुरोनिक एसिड है इससे रिएक्शन करेगा और इसको डिजॉल्व कर देगा। इसको डिजॉल्व कर देगा तो इससे एक पाथ बन जाएगा, और ये सीधा पाथ आएगा, इस पाथ के उससे स्पर्म की एंट्री हो जाएगी। बात समझ में आ गया। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे इसमें और डिटेल में समझेंगे इसको कि इसमें ये एंट्री कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये काम करता है। अब देखिए, एक बात और समझना है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कोरोना रेडिएटा की लेयर तो डिजॉल्व हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे जोना पेलुसिडा आएगी सेकंड नंबर वाली। ये जोना पेलुसिडा की लेयर डिजॉल्व नहीं होगी, ये बची रहेगी। ये तब डिजॉल्व होगी जब फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन के समय ये डिजॉल्व होगी, जहाँ पे उसका एम्ब्रियो को अटैच होना है। बस में आ रही है। तब ये वहाँ पे डिजॉल्व होगी जब एम्ब्रियो से अटैच होगा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब हम लोग बात आगे करेंगे। अब देखिए, जो फीमेल्स होता है, फीमेल्स होती हैं, उनमें एक चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और एक कैसे चलता है, इनमें क्या क्या चीज़ें चेंजेज आती है, हार्मोनल कुछ चेंजेज आते हैं, है ना। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो ओवम मैच्योर होता है, oogenesis, वो लगभग मैच्योर होने में 28 दिन लगते हैं, है ना। तभी तो एक महीने में एक बार मैच्योर होता है,
जब 1 महीने में एक बार मैच्योर होता है तो लगभग 28 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड को, पूरे टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं, है ना। कहाँ कहाँ चेंजेज? उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब यूटेरस में, ओवरी में, वहाँ कुछ चेंजेज आएंगे और कुछ हार्मोनल चेंजेज आएंगे। तो ओवरी में कुछ चेंजेस, कुछ यूटेरस में चेंजेस, जैसे धीरे धीरे ओवर मैच्योर होता रहेगा चेंजेस आते रहेंगे। तो उस चेंज को पूरी कंप्लीट एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्योंकि अच्छा, साइकिल वर्ड है तो साइकिल का मतलब क्या होता है? जैसे ये क्या है, ये एक साइकिल है ना। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से कोई साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए डे 1, तो अब ये जब ऐसे चलेगा तो ये ऐसे आके यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए डे 28 है, तो यहाँ तक आएगा। अब ये फिर से शुरू हो जाएगा, बस में आ रही है। तो जो ये शुरू हुआ फिर चालू, बंद हुआ फिर शुरू हुआ, तो ये एक साइकिल बन जाता है ना। तो इसी प्रोसेस बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ आ गई? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि इस चलने से इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं और कैसे कैसे इसमें ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होकर बाहर निकल जाता है। बात समझ आ गई? तो एक्चुअली ये कहाँ पे होगा, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। जो ये हम लोग का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल का देखिए, ये है ना। इसमें हम लोग कुछ बातें पढ़े थे। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सब ये इसी के अंदर, मतलब जो साइकिल चलेगा तो ये कुछ ओवरी में और यूट्रस में, यहाँ पे अलग अलग कुछ चेंजेस आते जाएंगे। और ये जो चेंज आएगा, इसी चेंज को हमको पढ़ना है। बस समझ गई? तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा उसको हमको पढ़ना है। तो पहले देखिए, अब यहाँ पे कुछ, हाँ, अब देखिए इसमें कुछ बातें लिखा है। इट इज द साइक्लिक इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। मतलब एक से शुरू होगा और जब दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बीच का जो समय है उसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। ये कितने दिन का होता है? ये 28 से 29 दिन का देखने को मिलता है। बात समझ गई? अब देखिए इसको MC इज आल्सो सीन इन अदर प्राइमेट, मैनी MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ अदर प्राइमेट हैं, जैसे देखिए क्या बोलते हैं हम लोग को, वो जैसे बंदर हो गया, एप हो गए, है ना, उनमें भी चीज़ देखने को मिलता है, ये उसमें होता है। अब देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या क्या चेंज होता है? देखिए एक होता है ओवरियन साइकिल और दूसरा होगा यूटेराइन साइकिल। यानी ओवरी के अंदर जो चेंज आएगा उसको पढ़ना है, और यूटेरस के अंदर जो चेंज आएगा, यूटेरस में, ओविडक्ट में, वेजाइना में, ये जो चेंज आएगा उसको, दोनों को, ये दोनों के चेंजेस को क्या बोला जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस में आ गई? अब देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये साइकिल है द फॉलोइंग फेज। इसको ना ऐसे कुछ फेज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि ये साइकिल बना, तो हम इसे मान लीजिए यहाँ है डे 1, तो यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक मान लीजिए डे 5 तक, एक ये फेज हो गया। इसके बाद यहाँ से लेके ये 13 तक एक दूसरा फेज हो गया। फिर एक 14 वाला होता है, वो अलग होता है। फिर यहाँ से लेके 28 तक ये दूसरा फेज हो गया। तो ये अलग अलग फेज में इसको डिवाइड किया गया है। अब उन्हीं सब का फेज का अलग अलग नाम है, और उन अभी अलग अलग नाम को अलग अलग चेंजेस हम लोग देखेंगे। बात समझ आ गई? देखिए तो अब इसका क्या है, यहाँ पे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन तक, है ना, डे फर्स्ट से। अच्छा, डे फर्स्ट बोलेंगे तो कोई कन्फ्यूज मत होना कि हमेशा पहले महीने की पहले तारीख को आएगा, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग होता है ना। बस ये कि जिसका जब आना शुरू हो गया उसका वही डे फर्स्ट माना जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हर फीमेल का यानी हर गर्ल्स का कितने दिन 1 तारीख को आएगा। 1 तारीख से मतलब नहीं है, ये कितने मतलब है डे फर्स्ट, मतलब जब भी शुरुआत हो जाएगा सबका अलग अलग दिन होते हैं, 28 दिन तक चलेगा। बस में आ गई? तो आप देखिए इसमें क्या होता है, या इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, या इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, और या इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये होता है, ये 3 से 5 दिन तक लगभग चलता है। अब इसमें होगा क्या,
देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये जो वाल है यूटेरस की, देखिए यहाँ पे कितनी वाल थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, है ना। तो इसके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे। हमने बताया था एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर थी वो कुछ डिजॉल्व हो के बाहर निकलेगी, जिसके साथ ब्लीडिंग होगा। अच्छा, ये बाहर निकल क्यों रही है? क्योंकि इसको प्रिपरेशन करना है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जब गैमीट जाइगोट बन के यहाँ पे आएगा तो उसको अच्छा सा स्पेस मिल सके जिससे कि वो यहाँ पे इम्प्लांट हो सके। तो उस प्रोसेस के लिए पहले ब्लीडिंग होता है। तो एंडोमेट्रियम का कुछ पार्ट यहाँ से कट के गल के नीचे गिरने लगता है ऐसे वेजाइना के थ्रू, तो उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन फेज या उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, है ना। बात समझ आ रही है? तो ये इसको हम लोग बोलेंगे ये 3 से 5 दिन तक होता है ना। अब देखिए ये जो साइकिल चलती है तो मतलब एक बार साइकिल चली तो अब ये यहाँ से शुरू हो गया, अब ये फिर से आएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज लैक हो गया, मतलब नहीं स्टार्ट हुआ, जैसे एक बार शुरू हुआ फिर बंद हो गया दोबारा नहीं चालू हुआ, तो उसमें 2-3 चीज़ की शंका हो सकती है। एक तो हो सकता है कि उसके अंदर प्रेगनेंसी हो गई हो, है ना। एक तो इंडिकेशन है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो फीमेल, इसलिए उसमें नहीं शुरू हो रहा है। या तो उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है या उसका हेल्थ थोड़ा सा डाउन है ना। ये हेल्थ डाउन होने की वजह से या प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो तो, या तो कुछ उसको टेंशन हो, तो ऐसे कंडीशन में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। बस में आ गई। तो पहला तो ये हो गया, पहला ब्लीडिंग फेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 से 5 दिन होता है, और वो सॉरी ये लगभग 1 से 5 दिन तक चलता है। और यहाँ पे लगभग मतलब किसी हो सकता है कहीं पे 3 दिन कहीं पे 5 दिन, मतलब 1 से शुरू होगा, किसी में 3 दिन किसी में 5 दिन तक रहता है। बात समझ आ गई। अब देखिए इसके बाद अगला फेज आएगा फॉलिकुलर फेज, या इसको हम लोग ये 5 से 13 दिन तक होता है ना। ये 5 में से 13वें दिन तक पहुँचता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी में क्या मैच्योर होते हैं, ओवम यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकल हैं ये ऐसे मैच्योर होंगे और इससे ओवुलेशन होकर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये ओवम यहाँ पे फिमरी जो है कैच कर लेगा, और ये फिमरी कैच करने के बाद ये आगे ले जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। बस में आ रही है? तो ये जो फैलोपियन ट्यूब में ले जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल का मैच्योर होना धीरे धीरे। तो इसीलिए कहलाता है ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। बस में आ गई? क्या बोलेंगे उसको, प्रोलिफरेटिव फेज। ये अब ये 1 से 5वें दिन के बाद से 13वें दिन तक होता है, और इसका बीच अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट किसी में 8 दिन में हो सकता है, और ये फिर हल 12 या 13 दिन तक पहुंचता है। बस में आ गई। अब देखिए इसमें क्या है इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन यानी FSH और LH, एक हार्मोन्स को हमने डिस्कस किया था, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, उससे स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, उससे क्या रिलीज होगा FSH LH, है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिससे कि ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेट हो सके। अब ये रिलीज होगा और ये FSH LH से क्या होगा, इसमें पिट्यूटरी में पाया जाता है। अब ये जो FSH है ये क्या करेगा, देखिए ये डेवलपमेंट ऑफ ये प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्रेफियन फॉलिकल, याद आ रहा है? जो प्राइमरी फॉलिकल था ओवरी में वो धीरे धीरे ग्रेफियन फॉलिकल में मैच्योर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या करेगा, ये सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रेफियन फॉलिकल, याद है? ग्रेफियन फॉलिकल में ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा, है ना। अब इसके बाद देखिए एस्ट्रोजन अगर सिक्रीट हुआ तो क्या करेगा, ये प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर हो जाएगी, कौन, यूट्राइन का जो इंडोमेट्रियम है, जो यूट्राइन की इंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे कटेगी और नीचे डिजॉल्व होती चली जाएगी, और उसमें और एक म्यूकस लाइनिंग का कोटिंग उसमें उसके ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा,
अभी देखो सस्पेंशन ऑफ FSH सिक्रीशन, जब धीरे धीरे यहाँ से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग से हार्मोन से ओवम रिलीज होने लग जाएगा तो अगली बार फिर से तुरंत ही ना हो जाए, उसको क्या करेगा, रोकेगा, जिससे ये अगले मंथ में जब हो तब हो, अभी तुरंत ना हो जाए। बस में आ गई। और अगला देखिए सिक्रीशन ऑफ LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसका सिक्रीशन करना। जब इसका सिक्रीशन बढ़ेगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल के आएगा, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओवुलेशन। बस में आई, इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। बस में आई, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया आपका सेकेंड फेज जिसको बोला गया फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो ये यहाँ पे ऐसा ऐसा समझिए, हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, ये वाले स्टेज में। पहले 1 से 5 तक गया ब्लीडिंग, फिर उसके बाद कहाँ तक, 13 तक आ गए। अब ये 14th वाले डे को समझना है ना। तो देखिए 14th वाले डे में क्या होगा, ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें ओवुलेशन होता है। मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल, इसमें जो सेकेंडरी oocyte है ये ऐसे फट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, LH एंड FSH, जो LH एंड अटेन पीक लेवल, मतलब ये अपने पीक लेवल पहुंच जाएगा, सबसे ज़्यादा रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH। जब ये पहुंच जाएगा तो ये मिडिल, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच वाला स्टेज पहुंच गया, क्योंकि 28 दिन की होती है तो ये 14 डे है ना। अब ये 14 डे कहाँ है, बीच वाला। अब इसमें क्या होगा, ये रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, इसमें क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ LH का सिक्रीशन होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं ना LH सर्ग। जब 14th डे आएगा तो LH का सिक्रीशन बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा उसको बोला जाएगा LH सर्ज, और उसी वजह से ये क्या करा देगा, ओवुलेशन करवा देगा। बस में आई, मतलब उसी जैसे LH का यहाँ पे LH जैसे बढ़ा, तुरंत यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलने लगा और बाहर निकल गया और क्या करा दिया, ओवुलेशन। बस में आ गई। अब यहाँ पे ठीक है। अब देखिए जैसे हुआ, जैसे LH बढ़ा तो क्या हो गया, ओवुलेशन। और ये किस दिन, 14वें दिन है ना। तो हाँ 14th डे में क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। अब देखिए जानते हैं, जब जैसा ओवुलेशन हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसके अंदर जो गर्भ है वो निकल चुका बाहर, अब वो निकल के फेमरिस को कैच कर लेगा। अब ये ऐसे मूव करेगा, कहाँ आएगा, ये धीरे धीरे मूव कर कहाँ आएगा, यहाँ पे। बस भाई, अगर ये सोचिए ओवुलेशन जब हो गया तभी तो यहाँ पे आ पाएगा। अगर यहाँ पे आएगा, अगर स्पर्म की एंट्री अगर हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है और स्पर्म तब पहले आ गया तो कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पर्म जो है ना वो 48 घंटे बाद मर जाता है, उसकी एक्सपायरी डेथ हो जाती है। तो अगर यहाँ से मान लीजिए स्पर्म आ गया, अभी उसका ओवुलेशन हुआ ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ तो है ही नहीं ओवम, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो, चाहे स्पर्म जितना आए। बात में आ गई। तो अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे होगा ओवुलेशन। अब तीसरा, ये चौथा फेज आएगा जिसको बोला जाएगा सिक्रेटरी फेज, और यह उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये 15 से 28 दिन के बीच में होता है। अब देखिए, जब इसमें सिक्रीशन होगा तो इसको समझना, यहाँ पे ये जब ये सिक्रीशन होगा तो इसको यहाँ समझना है कि यहाँ तक हुआ तो ओवुलेशन हो गया है ना, यहाँ तक पहुँच चुका मान लीजिए ओवुलेशन के बाद। अब जो सिक्रेटरी फेज है वो कहाँ से, ये 15 से लेके 28, 15 से लेके 28 के बीच में है। तो अब सिक्रीशन कहाँ होगा, जो देखिए जो ये मायोमेट्रियम बचा है, यहाँ से ना, यहाँ से कुछ ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होगा। क्या निकलेगा, ग्लाइकोजन।
और ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, यहाँ पे तैयारी करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए 14 दिन के बाद है, यानी अब फर्टिलाइजेशन हो सकता है हो गया होगा, क्योंकि अगर स्पर्म आ गया होगा तो फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे आके इम्प्लांट होना है। जब इम्प्लांट होना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी। अब वो एनर्जी उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिलेगा। तो मेन इसमें ग्लाइकोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा और इसको क्या देने को मिलेगी, एनर्जी। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे यही वाला स्टेज है कि अब होगा सिक्रीशन फेज। अब इस सिक्रीशन फेज को दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज, या इसको 15 से 28 दिन के बीच में चलता है। आफ्टर ओवुलेशन देखिए ग्रेफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू येलो इंडोक्राइन मास, काल इसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। एक तो सिक्रीशन हो ग्लाइकोजन का, और यहाँ पे जो ये ओवम जब इससे निकल जाएगा तो जो ये बचेगा फटके, ये क्या बना देगा, कार्पस ल्यूटियम। बात समझ आ गई। तो एक तो ये बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम। अब इससे क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन, इससे कि उसका अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंटेन बना रहे, है ना। तो ये हो गया सिक्रेटरी फेज। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात लिखा गया है, फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है ना। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता था, ओवरी से। कहाँ से, ग्रेफियन फॉलिकल से। और कार्पस क्या निकलता था, एस्ट्रोजन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोला गया था ना, उसी समय निकलता था। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या करेगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन होगा तो क्या करता है, मेक द इंडोमेट्रियम में क्या लिखा है, ये मैक्सिमम वैस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट हो जाएगा। इंडोमेट्रियम कहाँ है, ये यहाँ पे, ये है ना इंडोमेट्रियम। इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मेंटेन करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये थोड़ा थिक हो जाएगा, वैस्कुलर हो जाएगा, जिससे अगर यहाँ पे कुछ आए, मतलब कुछ मतलब क्या आएगा, जाइगोट ही तो आएगा। जब जाइगोट आएगा तो यहाँ पे इम्प्लांट हो सके, तो उसकी तैयारी कर रहा है। बात समझ रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, उसको ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ये उसके प्रिपरेशन कर सकता है जिससे कि अगर जाइगोट आए तो वहाँ पे इम्प्लांट हो सके। ठीक है। अब देखिए, प्रिवेंट द FSH सिक्रीशन। और दूसरा काम क्या है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये FSH के सिक्रीशन को रोक देगा, क्योंकि अब ये 14 डे के बाद की बात है। तो इसका मतलब हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया हो। जब फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो प्रोजेस्टेरॉन को, ये FSH को रोकना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि FSH अगर नहीं रुकेगा तो नया ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देगा, और नया अगर स्टिमुलेट हो जाएगा तो बनने लग जाएगा नया, तो फिर से MC स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ना हो सके, इसलिए FSH के सिक्रीशन को क्या करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा। और डेवलपमेंट क्या कराएगा, डेवलपमेंट द सिक्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल, मतलब जिससे कि उसका ओवेरियन का फॉलिकल हो वो ना होने पाए, इसलिए क्या करेगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। अब देखिए दूसरा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये डिजेनरेट हो जाएगा। जो यहाँ से ओवम से रिलीज हो गई, ये कार्पस ल्यूटियम बना था, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिजेनरेट। कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। और ये किस लिए, कैसे होता है, डिसइंटीग्रेशन आर टू लीड टू नेक्स्ट मेस्टुअल साइकिल। मतलब जैसे जैसे ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ, अब उसके बाद ये इंडिकेशन हो जाएगा कि अगली मेस्टुअल साइकिल स्टार्ट होनी है, अर्थात मतलब उस मेस्टुअल साइकिल के दौरान कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। बस समझ, जो अक्सर हुआ करेंगे, प्रेगनेंसी तो हमेशा होती नहीं है कि हर मेस्टुअल की प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना, कभी कभी तो होती है ना। तो ये जब हो जाएगा तो इसको रोका जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा मेस्टुअल साइकिल की प्रोसेस। ग्रेफियन फॉलिकल, हम लोग इसमें अभी क्या क्या पढ़ा गया, इतना बात पढ़ा गया। देखिए, एक तो यहाँ से बात शुरू हुआ, ये पूरा स्टेप है ना, ये पूरा हम लोग जो पीछे बात पढ़े, हम लोग अब यहाँ से कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब लगभग देखिए, इसमें ना एक्चुअली देखा जाए तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था। अगर हम लोग बात करेंगे इसका, ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था, इसके दो पार्ट थे ना, एक था ट्रांसफर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, है ना। पहला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ
गैमिट। अब हम लोग इसको पढ़ लिए। अब दूसरा क्या होगा, नहीं, ट्रांसफर ऑफ गैमिट, है ना। तो हम लोग ये वाला पहला स्टेप पूरा पढ़ लिए एकदम अच्छी तरह से। गैमेट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, मेल में कहाँ बनता है, फीमेल में कहाँ बनता है, कहाँ कौन सा हार्मोन से, जितना चीज़ें सब कुछ पढ़ लिए। बात समझ में आता है। अब ये दोनों गैमेट बन के तैयार हो गए हैं, यानी जिस बारात की तैयारी हो रही थी दोनों एकदम कंप्लीट हो चुका है ना। अब इनका होगा मिलन। तो अब मिलन को क्या बोलेंगे, गैमेट का ट्रांसफर, मतलब अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो एक्चुअली उसको बोलते हैं, उसका दो नाम होता है। एक तो होता है सेमिनेशन, बोलते हैं ना, सेमिनेशन, या इसको बोलते हैं कॉपुलेशन। यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होगा वही प्रोसेस बोलते हैं कॉपुलेशन या सेमिनेशन। उसी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री करेगा, है ना। तो अब उसके बाद ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट भी मान लीजिए हो गया, एंट्री हो गया। अब इसके बाद पढ़ा जाएगा, अब इसके बाद ये तो पहला स्टेप था, अब दूसरा क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन, है ना। अब क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। तो अब हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा क्लास कम करते हैं, वो थोड़ा सा एक काम है। तो हम लोग अगले क्लास में इसका पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यानी अब जो दोनों गैमेट जो बना है, ये गैमेट को पूरी तरह से तैयार करके अब यहाँ पे कहाँ ले जाना है, ये ओवम के पास। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो इसकी, अब जब यहाँ आएगा तो बहुत सारी इसकी मैकेनिज्म होगी ना। ये मैकेनिज्म, ये स्पर्म कैसे एंट्री किया, फिर ये कहाँ आएगा, फिर कौन सी लेयर टूटेगी, फिर क्या होगा, फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस जाइगोट का जाके यूटेरस में इम्प्लांट होना है, तो उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। जब यूटेरस में यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। फिर इसका होगा डेवलपमेंट, तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, फिर अगले बात पढ़ेंगे इसका एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, आज हम लोग इतना करते हैं। इसको आप पढ़िएगा, क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अभी नीट का जो रिजल्ट आया, बता दो ना कितना, बता देना 720 में 720 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं, लगभग 68 लोग, है। कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अब बायोलॉजी में तो पूरा नंबर पा जा रहे हैं लोग, एक भी कुछ नंबर कट ही नहीं रहा है। तो इतना कंपटीशन करना है, तो वही हम फिर बता रहे हैं, बार बताते चल रहे हैं क्या स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है अपने, है ना। कि मतलब ये है कि हमको क्या पढ़ना है, एकदम लिमिट में रह के। जो बच्चा टॉपर है ना, आप जाकर उसका देख सुन लेना, बात बताएगा कि हम एनसीईआरटी से पूरा बायोलॉजी पढ़े हैं। अगर कोई बाहर इधर पढ़ेगा तो उसका नंबर पक्का कटेगा, क्योंकि आना इसी से है, बस लैंग्वेज बेस घुमाएगा। तो अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन देखने को मिलता है कि सर ये क्वेश्चन हमको आता था, लेकिन हमको उस समय क्लिक नहीं किया, गलत हो गया, लेकिन था ही एनसीईआरटी से। तो इसलिए अभी से हम उसको क्यों ना एकदम घोट के पी जाएँ, कह लीजिए, है ना। पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसके बाद आप जाके इसको पढ़िए पूरा एनसीईआरटी भी। हम हालांकि इसको हम डिस्कस कर ही देते हैं पूरा, इस हिसाब देखिए पूरा देख के, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरी है कि आप इसको जाके पूरा एनसीईआरटी एकदम एक बार घोट के पूरा पढ़ डालिए। देखिए ये पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर ये था, है ना। और ओवम का स्ट्रक्चर देखिए इसमें इतना बना है ये। अच्छा, इसको थोड़ा डिस्कस करना भूल गए, इसको कर लेते हैं डिस्कस यार, ये वाला। इसमें ना ये साइकिल जो है ना, इसको थोड़ा दिखाया गया है, तब क्लास खत्म करते हैं यार। ये साइकिल देखिए, यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो यहाँ देखिए 3 फेज है इसका। एक होता है ये 1 दिन से 5 दिन तक, फिर ये क्या है, फॉलिकुलर फेज जो प्रोलिफरेटिव फेज है, फिर ये क्या है, ये ल्यूटियल फेज, ये सिक्रेटरी फेज, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, यूटेराइन में क्या क्या होगा। देखिए पहले ये देखिए डिजॉल्व हो गया पूरा, फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, मोटा होने लग जाएगा, है ना। अब उसके बाद ओवरियन हार्मोन्स में क्या चेंज होगा। देखिए ओवरियन के जो हार्मोन्स हैं, इसमें 2 हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले इसका लेवल बराबर रहता है, फिर जब ये ओवुलेशन होता है यानी 14वें दिन लगभग, तो एस्ट्रोजन थोड़ा बढ़ता है और ये भी नहीं बढ़ता है अभी, तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा। और इधर अगर बात करेंगे, इधर क्या है, FSH और LH, तो ये दोनों इंक्रीज करेंगे, जिसमें से LH ज़्यादा इंक्रीज करेगा और FSH थोड़ा सा कम इंक्रीज करेगा। बस में आ गई। हालांकि ज़्यादा इंक्रीज LH ही करता है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये गड़बड़, सुधारना पड़ेगा एनसीईआरटी को भी,
कुछ दिन बाद ज़्यादा LH इंक्रीज करता है, जिससे कि ओवुलेशन होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्या है डेवलपमेंट, ये देखिए फॉलिकल डेवलप होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी हो गया, ये देखिए एंट्रम है, ये इससे क्या हुआ रप्चर हो गया, ये ओवम बाहर निकल गया, ऐसे तो हो रहा है ये। तो ये कितने दिन हुई है, 14वें दिन है ना, ये 14वें दिन। यहाँ पे कौन सा डे है, 14 दिन है ना। अब इससे क्या होगा, ओवम बाहर निकल आया। अब वो मतलब वही सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट देखिए जो ये है, ये आगे डेवलप हो कार्पस ल्यूटियम बन गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखिए छोटा हुआ, फिर ये डिजेनेट हो गया, तो धीरे धीरे डिजेनेट होने लग गया, इसको बोला गया कार्पस एल्बिकेंस, ये धीरे डिजेनेट हो गया है ना। तो अब इसमें देखिए अगर इसमें कुछ बनाएगा तो ये डायग्राम भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात ये कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ज़्यादा, कौन कम, है ना। क्योंकि पहले यहाँ से FSH ज़्यादा शुरू होगा, बढ़ेगा, यहाँ FSH ज़्यादा है ना, इसका मतलब क्या है कि शुरू में ग्रेफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन करवाना है, तो इसको बोलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो पहले स्टिमुलेट होगा तो ये डेवलप होगा, उसके बाद ये क्या होगा, बाद में क्या चाहिए, LH चाहिए। ये मतलब क्या होगा, इसका ओवुलेशन कराना। जब 14 होगा तो देखिए LH खूब हाई हो गया, LH जब हाई होगा क्या होगा, उसको बोलते हैं LH सर्ग। अभी हम लोग पढ़े क्या उसको, LH सर्ग। और इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, और ये फिर जाके अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये रहेगा, नहीं तो लेट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि ब्लीडिंग हुआ है, ये ब्लीडिंग है, फिर धीरे देखिए डिजेनेट होगा, और ये फिर क्या हो, कट के आगे बढ़ेगा, फिर हो जाएगा, फिर से ये ठीक होगा, इससे कि इम्प्लांटेशन हो सके, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब इसमें जो चीज़ लिखा है सब डायग्राम वही है जो हम लोग बात कर लिए हैं, है ना। और उसको हम लोग ये देखिए, ये ओवम, एक्चुअली इसका ओवम ऐसे बना है, लेकिन हम लोग जो समझे उसमें बहुत सारी लेयर थी, इससे कि बात बन जाए, क्वेश्चन आएगा तो। अब उसको पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसको क्या बोलते हैं, जब किसी फीमेल में पहली बार प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, उसको मीनार्च बोलते हैं ना। जब किसी फीमेल में, पढ़े थे हम लोग वहाँ पे, जब किसी फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी उसको बोलते हैं मीनार्च। और जब लास्ट हो जाएगा 50 साल के बाद उसको बोलते हैं मीनोपॉज, है ना। ये तो हम लोग बोल रहे थे प्यूबर्टी स्टेज शुरू होगा तो ओवुलेशन तभी बात बनेगा। अब जब पहली बार किसी फीमेल में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मीनॉर्च। और जब लास्ट आएगा क्या बोलेंगे, मीनोपॉज, है ना। ये तो कॉमन बातें हैं, इसको सब याद करिए, है ना। याद बहुत करना पड़ेगा, समय एक बार समझिए फिर उसको बहुत तेज से याद करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मीनोपॉज, जब रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। फाइनली ये 50 ईयर के बाद की कहानी है। अभी थोड़ा फीमेल टू फीमेल ये वेरी करता है, किसी फीमेल में पहले रुक गया, किसी में थोड़ा बाद में रुका, लेकिन ये है कि ये रुकता जरूर है, और मेल में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए। अब अगली क्लास में ये फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये आएगा आपका जाइगोट कैसे बना, फिर ये इम्यूनोनिक डेवलपमेंट है, इसको समझेंगे, है ना। चलिए ठीक है, इसको स्टॉप कर दीजिए।